हाल ही में रिलीज हुई ओडिसी के चर्चे हर ओर है। क्रिस्टोफर नोलन के चर्चे हर ओर है। और जिन्हें नहीं मालूम क्रिस्टोफर नोलन क्या चीज़ है, क्या बला है, उनके लिए मैं कुछ मूवीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें एक्सपीरियंस करने के बाद उन्हें मालूम चलेगा कि नोलन किस तरह की मास्टरपीस मूवीज़ के लिए जाने जाते हैं। मैं 1998 से लेकर 2026 तक की उनकी बनाई हुई, उनकी डायरेक्ट की हुई मूवीज़ की लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। इनमें से एक भी मूवी अगर आपने देख ली, एक्सपीरियंस कर ली, तो आप बाकी मूवीज़ को देखने के लिए तड़प उठोगे, ऑब्सेशन हो जाएगा आपको। शुरुआत करूँगा क्रिस्टोफर नोलन की डेब्यू फिल्म से, जिसका नाम है फॉलोइंग। इस कहानी में एक ऐसे राइटर को दिखाया गया है जिसके पास काम नहीं है और अपने इंस्पिरेशन के लिए वो अजनबियों को फॉलो करना स्टार्ट करता है। और ये एक थ्रिलर मूवी है। और इसके बाद 2000 में आई मेमेंटो मूवी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। गजनी आपको याद होगी, तो गजनी इसी मूवी से इंस्पायर्ड थी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी मूवी से लिया गया है। कहानी रिवर्स में चलती है और इस मूवी को देखने के लिए दिमाग खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंसोम्निया। इंसोम्निया एक बीमारी है। दिन का उजाला रहता है तो उसमें नींद नहीं आ पाती है। एक डिटेक्टिव है विल डॉर्मर, वो एक छोटे शहर में जाता है जहाँ खून हुआ है और इसी के दौरान उसकी नींद में जो कमी आती है उससे उसकी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होने लगती है। ये अपराध बोध, नैतिकता और मानसिक दबाव के इर्द गिर्द घूमती हुई मूवी है। फिर आती है बैटमैन बिगिंस। ये बैटमैन सीरीज की, बैटमैन फ्रेंचाइजी की पहली मूवी है, 2005 में आई थी। आप में से बहुतों ने ये मूवी देख रखी होगी। उसके बाद आती है द प्रेस्टीज। ये सिर्फ दो मैजिशियन की कहानी नहीं है, ये सिर्फ साई-फाई थ्रिलर नहीं है, इससे भी परे ये मूवी है। जो देखेंगे वही एक्सपीरियंस करेंगे। फिर आती है द डार्क नाइट 2008 में। ये बैटमैन फ्रेंचाइजी की दूसरी मूवी है, जिसमें जोकर का किरदार जिस भी इंसान ने निभाया था उसने इस मूवी को मास्टरपीस बना दिया। इंसेप्शन 2010। खोपड़ी घुमाने वाली, दिमाग को उलझा के रखने वाली, गुणा भाग करवाने वाली मूवी है और सपनों में जाकर चीज़ों को बदलने की कवायद इस मूवी में दिखाई गई है। और पर्सनली ये मूवी मेरे को खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं मूवी देखता हूँ अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपने सर का बोझ हल्का करने के लिए, लेकिन इस मूवी को देखते टाइम आपको दिमाग खर्च करना पड़ता है और शायद इतना दिमाग मुझ में नहीं। उसके बाद द डार्क नाइट राइजेस आती है, बैटमैन सीरीज की थर्ड मूवी 2012 में। ये भी देख रखी होगी आपने, अच्छी मूवी है। इंटरस्टेलर 2014 की मूवी। और जिनको लगता है कि स्पेस मूवी बोरिंग होती है, एक बार ये मूवी देखना, इसके बाद आपका नज़रिया स्पेस मूवीज को लेकर पूरी तरह से बदलने वाला है। बाकी और कोई मूवी देखे ना देखे, लेकिन ये मूवी लाइफ में एक बार जरूर देखना। अगली मूवी है 2017 में आई डंक्रिक। वर्ल्ड वॉर सेकंड का प्लॉट है और ये कोई आम वॉर मूवी नहीं है। इसके डायलॉग्स, इसके विजुअल्स, ऑडिटरी सस्पेंस आपको जकड़ के रखते हैं। इमोशंस वाली मूवी है। नेक्स्ट है 2020 में आई टेनेट या टीनेट। और इस मूवी को देखते टाइम मैं इतना पजल हो गया, इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, कि मैंने ये मूवी बीच में छोड़ दी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेकार मूवी है, लेकिन ये मेरे टाइप की मूवी नहीं। चीज़ें रिवर्स में चलती हैं, कैरेक्टर फॉरवर्ड होते हैं, तो समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। मेरी समझ में ये मूवी नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी इस तरह की मूवीज़ बनाने का रिस्क सिर्फ और सिर्फ नोलन ले सकते हैं। ओपनहाइमर 2023। एटॉमिक बॉम्ब, एटॉमिक प्रोजेक्ट, और जो साइंटिस्ट है ओपनहाइमर, उसकी जो कश्मकश है वो इस मूवी में दिखाई गई है। विध्वंस को दिखाया गया है। हिरोशिमा नागासाकी की जो ट्रेजेडी है उसको लेकर एक पछतावा इस मूवी में दिखाया गया है। और आखिर में 2026 में आई ओडिसी। और ये मूवी बेस्ड है ग्रीक एपिक पोएम ओडिसी पर। एक राजा है ओडिसियस, वो ट्रोजन वॉर के बाद घर लौटता है और लौटते टाइम रास्ते में उसका सामना होता है समुद्री डीमन से, देवताओं से लड़ता है वो, और कुछ ऐसी चुनौतियां जो उसने कभी सोची भी ना थी, उनका सामना करता हुआ वो किस तरह से घर की ओर रुखसत होता है वो इस मूवी में दिखाया गया है। घर वापसी, संघर्ष, साहस, निष्ठा और मानव अस्तित्व को लेकर ये मूवी बनाई गई है। देखना तो बनता है।